नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अहम सवाल है कि 2022 का साल भारत के लिए कैसा रहा। भारत देश, उसकी राजनीति, आर्थिकी और समाज की प्रवृत्तियां व उसके चरित्र में क्या कुछ हुआ। इसलिए वर्ष के आखिरी सप्ताह की गपशप में सन 2022 के भारत मिजाज पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। शुरुआत है सन 2022 के भारत विचार पर। शीर्षक है सन 2022 में भारत। हाँ, भारत सन 2020 और 21 में जैसा था वैसी ही महादशा में सन 2022 में भी गुजरा है। मतलब जीवन हर तरह की महामारी में सांस लेते हुए, कभी नोटबंदी, कभी कोविड, कभी अंधविश्वास, झूठ, भक्ति या आर्थिकी की जर्जरताओं तथा समझदारी के लॉकडाउन में, मानो ऐसे जीना ही हमारी प्राप्ति व हमारे अच्छे दिन। सोचे और ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचे कि 2016 की नोटबंदी के बाद से भारत की सांस क्या लगातार अस्थिर नहीं रही। काम धंधों के चौपट होने, बेरोजगारी, महंगाई तथा लोकतंत्र के कमजोर बनने, समाज में भयाकुलता, बिखराव, नैतिक मूल्यों व चरित्र के पतन, राजनीति के खरीद फरोख्त की मंडी बनने, संस्कारहीनता, सत्ता दुरुपयोग तथा टकरावों के झटके खाते हुए सांसें धड़कती रही है या नहीं। यदि हिसाब लगाने बैठे तो भरोसा नहीं होगा कि किन किन अनुभवों, उन्मादों और प्रायोजित हल्लों व नैरेटिव से हम गुजरे हैं या लगातार गुजरते हुए हैं। हम कैसे सियासी अनुभव ले रहे हैं, कौम और नागरिकों की भयाकुलता में कैसे कैसे फैसलों का अनुभव है। सोचे, आजाद भारत के इतिहास में कब करोड़ों की इतनी संख्या में लोग 5 किलो राशन पर जिंदगी गुजारते हुए 1000-2000 रुपए की खैरात पर जिए हैं। हो सकता है किसी के लिए यह गौरव और उपलब्धि की बात हो, लेकिन इससे जीवन तो आईसीयू वाला ही कहलाएगा। तभी नोटबंदी के वर्ष से लेकर सन 2022 तक करोड़ों करोड़ लोग जैसे जो अनुभव लिए हुए हैं, उन्हें यदि एक एक करके याद करें तो क्या आश्चर्य नहीं बनेगा कि 130 करोड़ भारतीयों की महादशा में क्या क्या भोगना है। इस अनुभव में अब कुछ सुकून वाली बात 2022 की यह मैं मानता हूं कि आईसीयू में होते हुए भी सन 2022 में देश की सांसें स्थिर है, उनमें दम है। तभी देश में आज़ादी के छोटे छोटे दिए अभी भी जल रहे हैं। सो पहली गपशप का मेरा हेडिंग है सांस स्थिर और आज़ादी कायम। इसके खुलासे पर मेरी इस बात पर गौर करें। सन 2022 में लोकतंत्र जिंदा रहा, विपक्ष मरा नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां मोदी सरकार की गुलाम नहीं हुई, न ही सुप्रीम कोर्ट का अदालती दिया सरेंडर हुआ, कांग्रेस और राहुल गांधी खत्म नहीं हुए, उद्धव ठाकरे बिके नहीं। मामूली बात नहीं जो नीतीश कुमार ने बगावत की, उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा, लोगों ने सोशल मीडिया में विरोध की अलख जगाए रखी। साल की शुरुआत में लोगों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव में दम फूका, हार के बावजूद समाजवादी पार्टी की हैसियत बनी। उधर पंजाब में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नए पंख दिए। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित जादू न हिमाचल प्रदेश में चला और न दिल्ली या दक्षिण भारत में पहले जैसा करिश्मा रहा। इसलिए सीबीआई और ईडी जैसी तमाम एजेंसियों के आतंक व डंडों तथा मीडिया के झूठ के बावजूद लोकतंत्र और विपक्ष यदि जिंदा है, विरोधी पार्टियों को जनता वोट देते हुए है, तो कोई माने या न माने, मेरा मानना है कि सन 2022 से भविष्य का भरोसा है कि कभी न कभी तो भारत माता में वापस सत्यमेव जयते लौटेगा। लोगों की आज़ादी, निर्भीकता, बुद्धि और सत्य के वे अच्छे दिन फिर लौटेंगे जो नरेंद्र मोदी के राज से पहले थी। वर्ष 2022 की सबसे बड़ी बात है जो आईसीयू में होते हुए भी लोकतंत्र झूठ की महामारी से मरा नहीं। लोकतंत्र के 4 खंभों में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यपालिका और विधायिकी की स्वतंत्रता, निर्भीकता और दिमाग को चाहे जितना अपनी भक्ति में डुबोया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अदालत और अभिव्यक्ति की आज़ादी की निर्भीकता उनके कीर्तनों, खोप और सत्ता दुरुपयोग से सरेंडर नहीं हुई।
यह बड़ी बात जो सिविल सोसाइटी फिर खड़ी होते हुए देश दुनिया राहुल गांधी की भारत यात्रा का शोर सुनते हुए, तो यात्रा से सिविल सोसाइटी एनजीओ के चेहरों मतलब मेधा पाटकर, अरुणा राय, योगेंद्र यादव से लेकर रघुराम राजन आदि चेहरे, इन सब में फिर जिंदा दिली लौटते हुए भी है। मृत प्राय समाजवादी, वामपंथी, उदारवादी और विचारवानों की जमात सड़क पर उतरने का हौसला पाते हुए, उस नाते राहुल गांधी की सड़क यात्रा उस आज़ादी का लौटना है जो लोकतंत्र की जिंदा दिली का बेसिक रसायन है। मतलब आईसीयू में पड़े अधमरे लोकतंत्र को सन 2022 में वे नई नलियां मिली है जिनकी ऊर्जा से राजनीति और लोकतंत्र स्थिर होते हुए। बड़ी बात है कि नेताओं को वोटों को खरीदने, रेवड़ियां, पैसा बांटने, भयाकुल बनाने से लेकर देश के नैतिक व चारित्रिक पतन की सत्तावानों ने जितनी कोशिश की, झूठ भक्ति बढ़ाने के जितने भी प्रयास हुए, उतना ही सन 2022 में उल्टा कुछ जन जागरण भी हुआ। तभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उनके दल बदलू सत्ता के बावजूद वह बिना धमक के भाजपा की मंडी में, झारखंड में विधायक बिके नहीं है, तेलंगाना में मंडी नहीं सजी, हिमाचल में बागी नहीं बैठे, मंत्रियों की गिरफ्तारी और सीबीआई ईडी के आतंक के बावजूद दिल्ली सरकार या कि आप पार्टी और उसके नेता बिके नहीं। और तो और चीन की आक्रामकता को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद विरोधी पार्टियों ने इस मुद्दे पर बहस की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दी। मीडिया को हर तरह से खरीद लेने, प्रोपेगेंडा की बम्पर फसल तथा भक्ति कीर्तन के कान फोड़ू नगाड़ों के बावजूद सोशल मीडिया में उन सेनानियों की भीड़ लोकप्रियता बढ़ते हुए है जो उतनी ही शिद्दत से मोदी सरकार का भंडा फोड़ते हुए है जितनी शिद्दत से मोदी भक्त राहुल गांधी को पप्पू और विपक्ष को देशद्रोही करार देते हुए। इसलिए सन 2022 की भारत समीक्षा में लोकतंत्र की धड़कन अहम और विश्वास को लौटाने वाली रही। अब अगली गपशप है और उसका शीर्षक है सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिली सांस। पिछले 7-8 सालों से आप याद करें, गौर करें कि देश के सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन या कि एनजीओ और सामाजिक आंदोलन क्या ठंडे पड़े हुए नहीं थे। आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल करार दिया गया। भीमा कोरेगांव हिंसा और एल्गार परिषद के विवाद में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए। एक उम्रदराज सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी में ही मौत हो गई। कुछ जमानत पर छूटे हैं, कुछ घरों में नजरबंद है तो कुछ अब भी जेल में है। एनजीओ की जांच और विदेशी चंदा देने का उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का सिलसिला भी कई सालों से चल रहा है। सोचे, पिछली सदी के आखिर से उदार अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी दुनिया के सभ्य व विकसित देशों से एनजीओ का कंसेप्ट भारत आया था। वह फलने फूलने लगा, जनता की आवाज बनने लगा तो इन गैर सरकारी संगठनों को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ माना गया। इन संगठनों ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, सूचना अधिकार, लोगों के रोजगार व खाद्य सुरक्षा तथा जल जंगल जमीन की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। चाहे सूचना के अधिकार का कानून हो या खाद्य सुरक्षा कानून हो या शिक्षा के अधिकार का कानून हो, इनके पीछे भारत के एनजीओ की बड़ी भूमिका रही है। सोनिया गांधी ने यूपीए की सरकार के समय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी जिसमें एनजीओ से जुड़े काफी लोग शामिल थे। अधिकार आधारित कानूनों की सारी रूपरेखा वहीं तैयार हुई थी। लेकिन क्या ऐसा पिछले 8 सालों में आपने कभी सुना है? इतना ही नहीं, जरा गौर करें कि आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों और उनके एनजीओ की भी क्या कहीं मोदी सरकार की रीति नीति में अधिकार आधारित कानून बनवाने में कोई भूमिका याद आती है? जाहिर है पिछले 8 सालों में हर तरह के वैचारिक जागरूक एनजीओ दम तोड़ते हुए थे। तभी पिछले 7-8 सालों में इन संगठनों ने कुछ भी नहीं किया। लगभग सारे संगठन और सारे सामाजिक कार्यकर्ता अप्रासंगिक हो गए। हाँ, सोशल मीडिया में कहीं उनकी सक्रियता हो तो बात अलग है, लेकिन जमीन पर उनका कामकाज नहीं दिख रहा था। वह स्थिति सन 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बदली है। देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ से जुड़े हुए लोग राहुल की यात्रा में शामिल हुए
उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने अपनी बात कही। कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में काम कर रहे संगठनों ने कांग्रेस की राज्य सरकारों की शिकायतें भी राहुल गांधी तक पहुंचाई। सीमित ही सही, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको मीडिया कवरेज भी मिली। उनके होने को एक वैधता भी प्राप्त हुई। राहुल ने जोखिम लिया और उन्हें अपनी यात्रा में शामिल किया। ध्यान रहे, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का फैशन हाल में चला हुआ है। इसके बावजूद राहुल ने उनका साथ लिया, उनको अपना समर्थन दिया। याद करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन का चेहरा रही मेधा पाटकर जब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई थी, तब उसका कैसा मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मेघा पाटकर के नाम पर राहुल और कांग्रेस को गुजरात विरोधी बताकर वोट मांगा था। राहुल गांधी ने जब मेघा पाटकर के कंधे पर हाथ रखकर चले तो उनको भी राजनीतिक नुकसान का अंदाज रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने जोखिम ली। यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की एक बैठक हुई थी। यात्रा में अहम जिम्मेवारी निभा रहे योगेंद्र यादव ने इसका आयोजन किया था। यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायतें राहुल गांधी के सामने रखी, लेकिन फिर वे यात्रा का हिस्सा बने और उसे व्यापक सामाजिक व वैचारिक आधार देने का सफल प्रयास हुआ। किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव के यात्रा का हिस्सा बनने से देश के किसानों का सहज जुड़ाव भी यात्रा से शुरू हुआ। ध्यान रहे, पिछला साल किसान आंदोलन का साल था। उस वर्ष देश के किसानों ने एक साल लगातार आंदोलन करके केंद्र की मोदी सरकार को झुकने और कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया था। बहरहाल, मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव के अलावा दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, फिल्मी कलाकार आदि यात्रा में शामिल हुए। सूचना अधिकार आंदोलन का चेहरा रही अरुणा राय यात्रा में शामिल हुई। उनके सहयोगी रहे निखिल डेबी बाद में यात्रा से जुड़े। लाल कृष्ण आडवाणी के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी भी यात्रा में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन भी यात्रा से जुड़े। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर राहुल गांधी के साथ लंबी बात की। आनंद पटवर्धन, भंवर मेघवंशी, पीवी राजगोपाल जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जानी मानी लेखिका शेल मायाराम भी यात्रा में शामिल हुई। उनके पति अरविंद मायाराम कुछ समय पहले तक भारत के वित्त सचिव रहे थे, वे भी यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हसदेव अरण्य की कटाई का मामला राहुल गांधी के सामने उठाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की शिकायत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से की। यात्रा जब तेलंगाना से गुजर रही थी, तब रोहित वेमुला की मां यात्रा में शामिल हुई। फिल्मों से जुड़े ऐसे लोग जो सामाजिक मसलों पर मुखर रहे हैं, जैसे अमोल पालेकर भी यात्रा से जुड़े। उनकी पत्नी वह जानी मानी लेखिका संध्या गोखले भी यात्रा में शामिल हुई। पूजा भट्ट और स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियां भी यात्रा में शामिल हुई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्ष 2022 ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों और फिल्मकारों को उनकी सांस लौटाई है और उनको नया हौसला दिया। सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्टों में जान लौट आई है। अब तीसरी गपशप है और इसका शीर्षक है आर्थिकी हमारी गुथी है उपभोग विश्व व खैरात में। यह सत्य है कि सन 2022 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेटे में रही। वहीं भारत में अर्थव्यवस्था कुछ स्थिरता पाते हुए विकास दर भले पहले के अनुमानों में घट और बढ़ रही है, लेकिन मोटा मोटी उसके 6% के आसपास रहने की संभावना लगातार रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर बाजार में मौजूद है, तो महंगाई भी कुछ काबू में दिख रही है। बावजूद इसके चालू खाते का घाटा जरूर बढ़ता हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था के ज्यादातर बुनियादी मानक स्थिर है। हालांकि मोदी सरकार के आंकड़ों को लेकर यह दावे से नहीं कह सकते हैं कि वे पूरी तरह सही होंगे। बहरहाल, कोरोना के बाद का सन 2022 का साल उतार चढ़ाव वाला रहा है। शुरू में लग रहा था कि कोरोना के बाद स्थिति संभलेगी और अब जीडीपी में वी शेप वाली रिकवरी होगी, लेकिन अप्रैल में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी तो कोरोना से भी बुरे हालत बन गए। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। तेल के दाम बेतहाशा बढ़े और खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हुई।
इसलिए सबके बीच में यदि भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और स्थिर दिख रही है तो ऐसा होने के पीछे की 3 बुनियादी वजह है। पहली है उपभोग, मतलब यह नोट रखा जाए कि भारत की आबादी 140 करोड़ है। इसमें से 10% आबादी खाती पीती बेइंतहा कमाते हुए। इतनी संपन्न आबादी का मतलब है 14 करोड़ लोग। इसमें कारोबारी है तो केंद्र व राज्यों के सरकारी कर्मचारी तथा पेंशन भोगी भी है। भारत के संपन्न लोगों को अगर एक देश में ना जाए तो वह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होगा। सो इनकी कमाई और उपभोग ही देश की आर्थिक स्थिरता का कारण है। बाकी आबादी भी यदि 2 समय का भोजन करती है, उसका जुगाड़ बनता है, तो उतने से भी अर्थव्यवस्था की गति बनी रह सकती है। ध्यान रहे, भारत की अर्थव्यवस्था निर्माण आधारित नहीं है, फैक्ट्रियों के आधारित नहीं है, बल्कि उपभोग आधारित है, सेवा आधारित है। सो हैरानी नहीं है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र और कृषि सेक्टर का है। सरकार किसानों से खरीद करके देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रही है। कई राज्य सरकारें अलग से राशन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें दे रही है। सो इस सब के सरकारी खर्च से भी अर्थव्यवस्था चलते हुए। दूसरा कारण वैश्विक है। दुनिया भर के देशों के लिए भारत एक बाजार है तो सस्ते लेबर वाला देश भी है। दुनिया के कई सभ्य देश अब कई कारणों से चीन से सामान मंगाना नहीं चाहते या चीन में अपने कारखाने अब नहीं लगा रहे। उनके लिए वियतनाम व भारत जैसे देश अब पसंदीदा है। भारत के मजदूर और पेशेवर दुनिया भर के देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से लाखों करोड़ रुपए हर साल वे भारत भेजते हैं। इस सोर्स से, इस जरिए से विदेशी मुद्रा हासिल करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की आपदा भी तभी भारत के लिए अवसर बनी। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत की कई कंपनियों ने बड़ी कमाई की। उन पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाकर सरकार ने भी कमाई की। सरकारी कंपनियों ने भी कुछ सस्ता तेल खरीदा, लेकिन भारत में तेल सस्ता नहीं था। तीसरा कारण है खैरात की अर्थव्यवस्था। ध्यान रहे, और ये 2022 में भी नजर आया कि भारत में लगभग पूरे साल चुनाव होते रहते हैं। लगातार मुफ्त की चीजें बांटने, चुनाव खर्च का काम होता रहता है। चुनाव नहीं भी हो रहे होते हैं तो आगे होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर मुफ्त की चीजें बढ़ती हैं। भारत में 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र की तरफ से मुफ्त में अनाज मिलता है। करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से नगद पैसा मिलता है। महिलाओं को नगद मदद मिलती है। तो मकान और शौचालय बनाने के लिए भी सरकार से पैसे बढ़ते हैं। कहीं मुफ्त का सिलेंडर बंट रहा होता है तो कहीं मुफ्त में तेल और नमक बंट रहे होते हैं। अनाज के बारे में ऐसी खबर भी है कि मुफ्त में मिलने वाला अनाज फिर औने पौने भाव में खुले बाजार में बिकता है, उससे भी धंधा होता है। इस तरह मुफ्त की चीज़ों से भारत की अर्थव्यवस्था में एक अलग चक्र बना हुआ, जिससे तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था चलती हुई। इसीलिए सन 2022 में आर्थिकी भी अपनी स्थिर बनी है और बनी हुई लगती है। सो सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब मैं यहीं खत्म करता हूँ। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.